Assalamu alaikum नाज़रीन, this is Ehsanul Haq advocate. Hope you all will be fine and doing work normal. हम ज़्यादातर प्रोग्राम आपको दे रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर. हमारे 95-96% प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं और एक जर्नल इन्फॉर्मेशन पे चल रहे हैं ताकि लोगों की को आगाही हो और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सीख सकें. बहुत ज़्यादा कानूनी, बहुत ज़्यादा एकेडमिक गुफ्तगू करने से मामले जो हैं वो समझ से बाहर हो जाते हैं. लिहाजा हम नॉर्मल प्रैक्टिकल जो कुछ हमारे पास है वो हम आपको डिलीवर करते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है मरहूम की जायदाद और लवाहिकीन, यानी मरहूम की जायदाद है और लवाहिकीन का किराएदारी का मामला है. यानी कि मरहूम की जायदाद, लवाहिकीन और किराएदारी, मरहूम की जायदाद, लवाहिकीन और किराएदारी. तो अब इसमें ऐसा होता है कि जो आदमी अपने पीछे जायदाद छोड़ जाता है वो जायदाद या तो ऑलरेडी किराए पे होती है या कभी कभी उसको किराए पे देना पड़ता है. उसमें दुकान है, मकान है, पोर्शन है, बंगला है, गोदाम है, इंडस्ट्री है या कोई चलता हुआ कारोबार है. इन चीज़ों को हम रेंट के ऊपर दे देते हैं. अब बात ये होती है कि जो रेंट पे देने के बाद होता क्या है कि जो लवाहिकीन होते हैं तमाम उस किराएदारी के हिस्सेदार होते हैं जो किराया वहाँ से वसूल होता है. ठीक है. अब होता ये है कि या तो किराएदारी पे देने के लिए किरायानामा दस्तखत करना बहुत ज़रूरी है. किराएनामे को दस्तखत करने के लिए तमाम लवाहिकीन अब दस्तखत करें या फिर तमाम लवाहिकीन एक ख़ास पावर जिसे स्पेशल पावर कहते हैं वो पावर अपने फैमिली के किसी मेंबर को दे दें और वो जो है उसको उनके साथ मिलके मामलात को तय करे, किराए को तय करे और किराए की वसूली करे. जब ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो फिर किराया जब आएगा तो ये जो किराया है ये किराया सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करती है कि आप इसको इनहेरिटेंस लॉ के थ्रू करना चाहते हैं या इक्वल बेसिस पे करना चाहते हैं. ये ऑप्शन आपका है. क्योंकि अभी मामले जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, वहीं पड़े हैं जहां थे, जहां मरहूम की जायदाद थी. अब जब तक ये बिकेगा नहीं, जब तक इसके मामलात आगे नहीं चलेंगे और किराएदारी रहेगी तो किराएदारी का जो अमाउंट आ रहा है वो तब इक्वल बेसिस पे करना चाहते हैं. ये ऑप्शन आपका है. क्योंकि अभी मामले जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, वहीं पड़े हैं जहां थे, जहां मरहूम की जायदाद थी. अब जब तक ये बिकेगा नहीं, जब तक इसके मामलात आगे नहीं चलेंगे और किराएदारी रहेगी तो किराएदारी का जो अमाउंट आ रहा है वो तमाम लवाहिकीन में जाएगा. अब वो चाहे बराबरी की बुनियाद पे जाए या अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे जाए, मगर सबको साथ लेके चलना होगा. क्योंकि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो मामले होंगे. अच्छा, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साहब को भी आपने एथोराइज किया है उन साहब की ये ड्यूटी है कि जब वो किराया, एक तो किराए की रसीद वो किराएदार को पास करेंगे, दूसरी रसीद ये होगी कि जो घर में वो लोगों को अपने पैसे दे रहे हैं उनके हिस्से के, उनसे भी वो रसीदें लेंगे. क्योंकि वजह यह है कि कल को कोई आदमी कहे मेरे को तो किराया ही नहीं मिला, मुझे तो किराया ही नहीं दिया इन्होंने, अब्बा का माल था सब खा रहे बैठे हुए, मुझे तो फारिग कर दिया इन्होंने. तो अगर वो किराएदारी की रसीद अपने घर वालों से भी वसूल करके लेंगे तो अपने आप को वो तहफ़्फ़ुज़ में डाल देंगे, महफूज हो जाएंगे. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी कल को जाके ना कोर्ट में खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि भाई इन्होंने तो मुझे किराया नहीं दिया, ये तो मुझे किराया जो है ना ये खुद खाए चले जा रहे हैं. तो ये आपस के मामले जो है वो आसानी उनमें पैदा करनी चाहिए और आसानी के लिए अल्लाह ताला को भी जवाब देना है इंसान को जाके कि भाई ये क्या मामला है क्या नहीं. लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी शख्स घर का जिसको किराया नहीं मिल रहा वो जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है अपने हक के लिए. ये उसका बोनाफाइड जस्टिफाइड राइट है कि उसको उसमें से हिस्सा दिया जाए. आज के टॉपिक में बस इतना ही, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी. इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ. अगर चैनल पसंद आए, बातचीत पसंद आए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को
بھیجیے تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے. ہزاروں کروڑوں خاندان ایسے ہیں جن میں کرائے کے معاملات چل رہے ہیں, لواحقین کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں لیکن لواحقین کو کرایہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ ایک انفارمیشن ہے کہ بھائی جو شخص کرائے پہ دے رہا ہے وہ بھی سمجھ لے, جو لواحقین ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ معاملات ہیں کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.